आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की और मेंटेनेंस में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा यह होगा कि अगर पति यह चाहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी यह साबित करे कि वो कमाने के काबिल नहीं है, वो कमा नहीं सकती है, वो कभी कमा नहीं रही थी। दूसरी परिस्थिति यहां पर यह भी लागू होती है कि पत्नी यह साबित करे कि पति और उसके परिवार वालों की गलती है, जिसकी वजह से उसे पति से अलग रहना पड़ रहा है, वो अलग रहने पर मजबूर है, इस कारण से वो भरण पोषण ले सकती है। तो पहले इन दोनों पॉइंटों को पत्नी कोर्ट में साबित करे और साबित करने के बाद ही कोर्ट फिर तय करे कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है कि नहीं देना है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक के बाद एक मैं आपको 11 सवाल बताने वाला हूं। इन 11 सवालों को नोट करके रख लीजिएगा, ये आपको मेंटेनेंस के केस में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। नंबर 1, पहला सवाल आपका यह होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्या है। आपको पता है कि मेरी पत्नी कहां तक पढ़ी लिखी है, फिर भी आप पूछिए कि आपका एजुकेशन क्या है। कई बार क्या होता है कि हम अपना एजुकेशन छुपा लेते हैं, लेकिन अचानक से कोई हमसे पूछ लेता है और हम सच बोल देते हैं। कभी ऐसा भी होता और कभी ऐसा भी होता कि हमने छुपाया है तो हम उसका प्रमाण बता दें कि आपका एजुकेशन इतना है, या फिर आप ये कह सकते हैं जैसी छुपाए वैसी कहो कि हाँ मेरे पास इसका प्रूफ है कि आपका एजुकेशन इतना नहीं इतना है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं न्यायालय के सामने सबूत भी रखूंगा और आपके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करवाऊंगा। हो सकता है इस डर के कारण पत्नी सच बता दे कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा सवाल आपका यह होना चाहिए, आपके घर में कितने लोग हैं, यानी कि आपके मायके में कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं। तीसरा सवाल आपका यह होना चाहिए, क्या आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये तो पूछ लिया। अब वो लोग करते क्या क्या है, उनका कार्य क्या है, कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, किस तरीके का काम करते हैं, उनसे डिटेल में पूछिएगा। नंबर 4, जिस घर में आप रहते हो क्या वो मायके का घर है, मायके घर है तो वो किसके नाम से है, आपके नाम से है, आपके फादर के नाम से है, आपके पिताजी के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से, किसके नाम से है, ये भी आप जानकारी पूछिएगा। नंबर 4, क्या आपने शादी से पहले कहीं पर जॉब की थी, ये भी सवाल पूछिएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के पहले अगर जॉब कहीं की थी और अगर ये सवाल का जवाब मिल जाता है तो क्या हाँ में, तो ये साबित हो सकता है कि पत्नी जॉब करने के काबिल है और जॉब पहले कर चुकी है, इस कारण से अभी भी वो जॉब कर सकती है और उसे मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। और अगर ये जो पहले के 2 सवाल थे जिसमें पूछा गया था कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में क्या है, कोर्ट ने कई बार अलग अलग जजमेंट्स में यह कहा है कि भाई उनका सामाजिक बैकग्राउंड देखा जाए कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर अच्छे लोग हैं, इसलिए उनके क्या काम करते हैं और उनके परिवार में कितने लोग हैं, इसकी जानकारी भी कोर्ट के सामने आना जरूरी होता है। 5वां सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं, 6वां सवाल, 5 तो हो गए, 6वां सवाल कि शादी के बाद आपने कहीं नौकरी की थी और की थी तो उसकी सैलरी कितनी थी, या शादी के बाद आपने कोई बिजनेस किया था तो उस बिजनेस से इनकम कितनी होती थी। तो इस तरीके से सवाल आप पूछ सकते हैं, इससे इनकम सामने पत्नी की आ सकती है, क्वालिफिकेशन सामने आ सकता है और कार्य करने की क्षमता कोर्ट के सामने आ सकती है। नंबर 7, आपकी जो आपका एजुकेशन है, इस एजुकेशन बेस पर क्या आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये सवाल ही पूछिए। क्या आप इतने एजुकेशन बेस पर क्या आप कोई बिजनेस नहीं कर सकती, ये सवाल ही पूछिए। भला यहाँ पर 10th हो 12th हो, इतना एजुकेशन वाला भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। जैसे कि एक यूट्यूबर के बारे में चल रहा है अभी कि वो 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है और उसने 5 करोड़ रुपए टैक्स भरा हुआ है इस साल का। तो जो व्यक्ति 9th क्लास तक पढ़ा हो और इतनी दौलत इतनी जल्दी पिछले 6 सालों में कलेक्ट कर ले, क्या वो इस वर्ष 5 करोड़ का टैक्स भरा हो उसने, तो भाई आप पूछिए कि आपका एजुकेशन क्या है। भला 6वीं हो 8वीं हो 10वीं हो, तो आप पूछिए क्या आपका इतना एजुकेशन है तो क्या आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, क्या आप कोई नौकरी नहीं कर सकती जो आपका क्वालिफिकेशन है, क्या आपको इस बिजनेस, क्या आपके इस क्वालिफिकेशन पे आपके कार्य करने की क्षमता खत्म है, क्या आप कोई काम नहीं कर सकते, इस सवाल भी करिएगा। अगर पत्नी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ तो बिल्कुल काम करिए, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं और यहां पर सक्षम पत्नी मानी जा सकती है। नंबर 8, आपका जो एजुकेशन है इसके आधार पर, जैसे अच्छा खासा एजुकेशन है तो आप कह सकते हैं कि इस एजुकेशन के आधार पर तो आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल सकती है। तो फिर आपने जॉब क्यों सर्च नहीं की, आपको जॉब ढूंढना चाहिए, करिए जॉब, क्यों नहीं करना चाहती। भाई आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपने कॉलेज पास की है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा डिग्रियां हैं,
तो जब इतनी डिग्रियां हैं आपके पास में तो आप जॉब कर सकती है ना, क्यों नहीं आपने ढूंढी? क्यों नहीं आप जॉब करना चाहती? किसने मना करके रखा हुआ है? क्या सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए आप जॉब नहीं करना चाहती? ये सवाल ही पूछिएगा। नंबर 9, आपके बैंक खाते कितने हैं और उन खातों में कितनी रकम है और ये रकम कहां से आई है? अगर इसका सब जवाब ही मिलता है कि मेरे पास कोई बैंक खाता नहीं है, या जो है मैंने दे दिया, उसमें कोई पैसा नहीं है, और अगर आपको कोई भनक है तो आप तुक्का भी मार सकते हैं कि मेरे पास सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है और आपके फला फला बैंक में खाते हैं और उनमें अच्छा खासा ट्रांजेक्शन है, अब आप कोर्ट को बता दीजिए। अगर मैंने बताया तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। हम सीआरपीसी 340 यानी कि बीएनएस की धारा 379 का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास आपकी पूरी बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। देखो, बैंक स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते, ना हमको बैंक देगी, लेकिन बैंक अकाउंट की डिटेल तो हमें मिल सकती है। कोई भी ले सकता है इसको, कहीं से भी अरेंज हो सकती है। हम तो कह सकते हैं हमें आपने ही दिया था। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है हमारे पास में, आपके खाते में ट्रांजैक्शन फिलहाल हो रहा है, हमारे पास सबूत है। और अगर हमने आपका बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के माध्यम से बुलवा लिया तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि मामला दर्ज ना हो और इस डर के कारण जो झूठ बोला जा रहा था वो कोर्ट के सामने सच सामने आ जाए, ऐसा हो सकता है। नंबर 10, आपके नाम कितनी संपत्ति है और जो आपके पिता के नाम की प्रॉपर्टी है उसमें आपका भी हिस्सा है, तो आप उसमें से हिस्सा क्यों नहीं लेती? क्या वजह है, क्यों नहीं लेना चाहती? क्यों सिर्फ पति से ही आप मेंटेनेंस मांग रही हैं, अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति क्यों नहीं मांगती? ये सवाल भी आप कर सकते हैं। नंबर 11, ये और अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक आपने पति के ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों का कौन सा सबूत है आपके पास? जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें से कौन सा एक सबूत कोई दिया आपने अभी तक कि सिर्फ आप आरोप लगा रही हैं? हमारे पास तो ऐसे सबूत हैं जिनसे हम ये साबित कर देंगे कि आप बिना किसी कारण के अलग रह रही हैं, आप जानबूझ के गई हैं, आपने हमें और हमारे परिवार वालों के साथ क्रूरल्टी की है। हमारे पास ये सारे सबूत हैं। तो फिर आपने जो आरोप लगाए हैं वो सबूत कहां है? हम सबूत न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, हमारी तरफ से गवाह भी आएंगे, आई विटनेस भी आएंगे। आपकी तरफ से कोई आई विटनेस है क्या? आपने अभी तक समय, दिनांक, महीना ये क्लियर किया किसी केस में? घटना सुबह घटी, शाम को घटी, घर के अंदर घटी, घर के बाहर घटी, चौराहे पे घटी, किस तारीख को घटी, किस समय घटी, इसके बारे में कोई सबूत या कोई आई विटनेस आपने प्रस्तुत किया अभी तक? आपकी तरफ से तो दिन और दिनांक भी क्लियर नहीं है, तो हम कैसे माने कि आपके साथ घटना घटी है? घटी है तो आप कुछ तो बताइए। इतनी सारी घटनाओं में से कोई एक घटना का सबूत दे दीजिए। और अगर पत्नी के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता या कोई सबूत नहीं होता है तो प्रथम दृष्टया न्यायालय के सामने ये साबित हो सकता है, न्यायालय को भरोसा हो सकता है कि पत्नी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही, झूठे आरोप लगा रही, और हमारे पास जो सबूत है उन्हें दिखा के साबित कर सकते हैं कि हुजूर हमारी कोई गलती नहीं है और इस केस में भरण पोषण ना दिया जाए। तो ऐसे में आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं और हो सकता है कि पत्नी का मेंटेनेंस का केस कोर्ट डिसमिस कर दे। हम केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।